मैं लॉ प्रैक्टिस करना चाहता था। आपको नौकरी की ज़रूरत होती है, आरपीएस की ही नौकरी सबसे पहले मिली। ज़्यादा गाने सुनता हूँ, कभी कभी गा भी लेते हैं। मूवीज़ का मुझे बहुत शौक़ है, साउथ की मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है। थिएटर्स में जाके मैं बहुत मूवीज़ देखता था और उसमें पहला टिकट होता था 7 रुपये का। अगर वो 7 रुपये की टिकट मिल जाती थी, ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करने को वैसा भाव आता है। अगर रिश्वत दी तो आप बराबर के दोषी हैं। रिश्वत लेने वालों ने कोरोना के टाइम में भी किसी को बख्शा नहीं। कि राजनीतिक भी कोई बुरे नहीं होते, एक गपोड़ आदमी बड़े काम के होते हैं। आपके दिल में अगर विश्वास है तो मुझे कामयाबी मिलेगी तो आपको कामयाबी मिलेगी। आज मेरे साथ है वो अधिकारी जो किसी अगर भ्रष्ट अधिकारी के सपने में आ जाए तो उसे उसके बाद रात भर नींद ना आए। वे पुलिस उप अधीक्षक के पद पर कोटा में रहे और दूसरी पारी में एसीबी के एडिशनल एसपी के रूप में जो छाप उन्होंने छोड़ी है वो कोटा के लोग बरसों बरस याद रखेंगे। तो आज बात करते हैं ठाकुर चंद्रशील जी से। सर, कोटा में 5 साल, क्या कहेंगे आपके कामकाज को? आप खुद कितने नंबर देना चाहिए? 5 साल का जो कार्यकाल अब तक रहा है, इस दौरान जब मैंने ज्वाइन किया था तो जो प्राथमिकताएं डिपार्टमेंट की थी, जो मुझे टास्क दिए गए थे, जो ऑर्गेनाइजेशन मेरे से एक्सपेक्टेशंस रखता था, उनको फुलफ़िल करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी था कि जो मेरे पास टीम है उस टीम को मोटिवेट करके, उसमें उनका मोराल हाई करके और उनके साथ मिलकर काम करना। देखिए, ये बड़ा आवश्यक होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हमारी टीम में सारे लोग एक जैसे नहीं होते, हर तरह के होते हैं। किन्हीं की कोई विशिष्टता होती है, किन्हीं की कोई दूसरी विशिष्टता होती है। उनको आइडेंटिफाई करना, उनको आइडेंटिफाई करके उनके साथ मिलकर एक टीम के रूप में आप उनके अपने सहयोगियों को साथ लेकर जब कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली कामयाबी मिलती है। अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम कई बार जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं खुद से वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो सारे साकार नहीं होते। आपकी अपेक्षाओं पर, आप खुद की अपेक्षाओं पर कई बार खरे नहीं उतरते। कई बार आपको असफलता हाथ लगती है, कई बार आप सफल भी होते हैं। कई मामलों में आपको लगता है कि इसको बेहतर तरीके से कर सकते थे। कई मामले आप नहीं कर पाते जो करना चाहते हैं उस हिसाब से। तो निराशा, आशा, खुशी, अवसाद, ये सब साथ के साथ चलते रहते हैं जब भी आप काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि कितना नंबर देंगे खुद को उचित नहीं होगा। हमने प्रयास किया है कि बेहतर से बेहतर करें और मुझे लगता है कुछ हद तक हम सफल हुए हैं, लेकिन ये तो जनता ही है जो जानती है कि किसी व्यक्ति ने कैसा काम किया है। किस विभाग में आपको शिकायतें ज़्यादा? जी, अमूमन हर विभाग की शिकायतें ज़्यादा आती हैं। अगर वैसे देखें तो रेवेन्यू, पुलिस, आरटीओ, ये विभाग जो कि पब्लिक की नज़र में ज़्यादा होते हैं और इनमें पब्लिक का आना जाना ज़्यादा होता है, तो नेचुरली इन विभागों में हमारे पास शिकायतें, इन विभागों से रिलेटेड जो शिकायतें वो ज़्यादा आती हैं। इसके अलावा भी सभी विभागों से कमोवेश शिकायतें आती हैं। किस विभाग में अधिकारी या कर्मचारी चालाकी से काम करते हैं? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि हर विभाग में कुछ ईमानदार अधिकारी हैं, कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं। कुछ पूरी तरह से भ्रष्ट होते हैं तो कुछ कभी कभार भ्रष्टाचार करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो अधिकारी भ्रष्ट है तो डेफिनेटली चालाकी करता है। लेकिन किस तरह से आपने इस कार्यकाल में देखा कि रिश्वत लेने में वाकई इतना चालाक था कि आगे नंबर 1 तो जी, लेकिन वो आपको भी क्रॉस करने की? ऐसी कई है। देखिए, हमारी कई ट्रैप्स जो है असफल हुई हैं जिसमें कि उसने चालाकी की है। जैसे कभी देखिए उन्होंने हमारे रिकॉर्डर्स पकड़ लिए, उसको शक हो गया। कई केसेस में वो परिवादी को भुलावा देते रहते हैं, यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ। बार बार वो अलर्ट होके परिवादी की तलाशी ले लेते हैं कई केसेस में। और इसके अतिरिक्त मैंने ये देखा है कि कई होशियारी से बात नहीं करते, इशारों में बात करते हैं, डिमांड नहीं रखते, उसको इशारे करके छोड़ देते हैं, कई लिख कर बता देते हैं, कई दूसरे कई तरीके अपनाते हैं। हालांकि मैं फिर भी कहूँगा कि हम बस तू डाल डाल मैं पात पात की हिसाब से चलते हैं। वो होशियारी करते हैं, हम उनसे ज़्यादा होशियारी बरतते हैं। हमारे पास कई तकनीकी साधन होते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचारी कितना भी होशियार हो, हमसे बच नहीं सकता।
आपका विभाग फरियादों की पूरी मदद करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी समस्या रहती जी। है, उसको किस तरीके से आप है ना जी 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 त्वरित कार्रवाई करते जी हैं? क्योंकि अमूमन देखा गया है कि भ्रष्टाचार से जो उनको परेशानी है जी उससे इतर भी आप जी काम जी करते हैं जी उनके लिए, तो किस तरह का वो काम? जी। देखिए, एक बार मैं कहूँ कि अगर पब्लिक आपके पास आती है तो हर तरह के लोग आते हैं। उनकी समस्या सिर्फ संस्थागत भ्रष्टाचार या कोई अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगने की ही नहीं होती। उनकी कई व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं। एक तो उन्हें पता नहीं होता किसको अप्रोच करना है, कैसे जाना है। जैसे कोरोना टाइम पर हमें कई लोग अप्रोच करते थे, साहब हमें खाना नहीं मिल रहा, हमें ये दिक्कत हो रही है, हमें वो दिक्कत हो रही है। तो उसमें भी हमें जाकर उनसे, अधिकारियों से जो संबंधित है उनसे बात करते थे। इसके अतिरिक्त मैं बताऊं, कई बार लोग आते हैं अपनी पर्सनल समस्याएं लेकर आ जाते हैं। उनको भी हम कोशिश करते हैं कि उनके विभागों में बात करें और उनको रिलीफ दिलाने की कोशिश करें। अगर हमें लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार से रिलेटेड कोई, यानी हमारे पीसी एक्ट अधिनियम से रिलेटेड कोई केस नहीं बनता, तो भी हम उन विभागों में उनके जो एचओडी हैं उनको लिखते हैं, हमारा डिपार्टमेंट उनको लिखता है। कोशिश करते हैं कि अगर कोई एसीबी में आ गया है तो उसको रिलीफ मिल जाए, भले ही उसकी समस्या हमारे विभाग से संबंधित नहीं है। जी सर, आप मूलतः बिहार से हैं, अपने बारे में बताएं। जी। मैं झारखंड स्टेट से हूँ। पहले बिहार में आता था, फिर बाद में नया स्टेट बना। तो झारखंड में मेरी एजुकेशन हुई है, शुरुआती बचपन से वहीं रहा। और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई की है। वहाँ से दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में था, फिर मैंने वहाँ से एलएलबी भी की है। पढ़ाई के पश्चात मैंने यहाँ आरपीएस के रूप में 1999 में ज्वाइन किया। सर, इस फील्ड में कब लगा कि मुझे जाना है? वैसे सच कहूँ तो ऐसे सोचा नहीं था। कई बार हालात भी होते हैं, आपको नौकरी की ज़रूरत होती है और एक घर वालों की इच्छा होती है कि आप कोई सरकारी अच्छी नौकरी करें। तो ये भी है, मैं लॉ प्रैक्टिस करना चाहता था, लेकिन घर वालों की इच्छा थी और मुझे आरपीएस की ही नौकरी सबसे पहले मिली, इसीलिए मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। सच्ची बात तो यही है। हालांकि नौकरी ज्वाइन करने के बाद मैंने महसूस किया कि मुझे सही नौकरी मिल गई है। जी। सब प्रेशर बहुत रहता है आपके कामकाज को लेकर, हमने भी बारीकी से देखा है इतने सालों तक। अपनी अपनी हॉबीज के अकॉर्डिंग अधिकारी उस प्रेशर को कम करने की कोशिश करते हैं। जी जी। आपकी ऐसी कौन सी हॉबीज है जी। जब आप प्रेशर में जी रहते जी। हैं तो इसको आजमाते हैं? देखिए, मैं मोस्टली तो रीडिंग कर लेता हूँ, फिक्शन पढ़ता हूँ, इसके अलावा गाने सुनता हूँ, कभी कभी गा भी लेते हैं, जैसे भी बेसुरी आवाज़ है। और इसके अलावा कई सारी चीज़ें कर लेते हैं। मूवीज़ का मुझे बहुत शौक़ है। काफ़ी मूवी आजकल तो कोरोना टाइम में बंद हो गई, जब थिएटर्स बंद हो गए, वरना थिएटर्स में जाके मैं बहुत मूवीज़ देखता था। तो मुझे लगता है मैंने कोटा में भी और जहाँ भी पोस्टिंग रही है, एक वक्त था कि हम हर मूवी देख ही लेते थे ऑलमोस्ट। तो मूवीज़ का शौक़ है, म्यूज़िक का शौक़ है और बाकी क्रिकेट को लेके एक क्रेज़ ही है। तो ऐसे बहुत सारे हॉबियाँ हैं, तो करते रहते हैं कुछ कुछ। तो सबसे अच्छी मूवी कौन सी आपको पसंद है? फ़िलहाल कई सारी मूवीज़ पसंद थी। मुझे दंगल पसंद आई थी, उसके बाद भी बहुत सारी मूवीज़ पसंद आई हैं। रिसेंटली जो मूवीज़ आ रही हैं, इवन सारी मूवीज़, मैं तो कहूँ मुझे मूवीज़ बहुत पसंद है बेसिकली, लेकिन वो थिएटर में। कई बार लोग कहते हैं मुझे एक्शन वाली मूवीज़ ज़्यादा पसंद है, अपनी पसंद होती है। तो अगर एक्शन हो, पर्टिकुलरली एक्टर्स की बात करें तो अक्षय कुमार की साउथ की मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है। मुझे बाहुबली जो कंक्लूज़न थी वो बहुत बहुत पसंद आई थी। सिंघम का दौर चला था, पुलिस का पूरा जो उनको देखा गया उसी कैरेक्टर में। जी। आपको भी कभी लगा कि मुझे भी ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। मैं अपने को उस हिसाब से देख नहीं पाता। मैं अपने को पब्लिक का पुलिस वाला के तौर पे देख पाता हूँ कि आम आदमी से आइडेंटिफाई करके उसकी पीड़ा को दूर कर सकें। बदमाशों में खौफ हो, बदमाशी बिल्कुल बंद हो, लेकिन उसको आम आदमी से कनेक्ट करके उसकी ग्रीवांसेस को तुरंत सुन लें। पुलिस स्टेशंस में और मेरे जो मातहत हैं और मैं उनको इस तरह से ट्रीट करें कि उनको लगे कि वो राजा है, हमारा परिवादी राजा की तरह ट्रीट हो।
उसके साथ जब मेरे ऑफिस में आए तो उसको पूरा सम्मान मिले, और जब मेरे ऑफिस से निकले तो अपना गम ख़त्म करके निकले। तो मेरी मंशा ये रहती है, तो मैं उस तौर पे अपने को देख नहीं पाता। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें मूवीज़ में जो दिखाते हैं, मुझे लगता है कि वैसे प्रैक्टिकली संभव नहीं होता वो, और उनको फिर मूवीज़ में तो दिखाना ही है। अब जब ड्रामा है और आपको पैसे कमाना है, पब्लिक के लिए उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, एंटरटेनिंग बनाना है, और रियल लाइफ में पुलिसिंग बहुत एंटरटेनिंग नहीं होती, काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत समय रातों को जग जग के स्पेंड करना पड़ता है। तो पुलिसिंग बहुत टफ जॉब है, और पब्लिक को जो पुलिस का काम है बहुत कुछ दिखता नहीं, जो उन्हें दिखता है वो बहुत फ्रैक्शन है। पुलिस उससे कतई ज़्यादा मेहनत करती है। जी, कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? एसीबी में, एसीबी में मुझे लगता है कि बहुत चैलेंजिंग मैं इसे नहीं कहूँगा। अगर आप फील्ड में पुलिसिंग कर रहे हैं, उसके मुकाबले वर्कलोड भी कम होता है। हाँ, यहाँ पे प्लानिंग पार्ट बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, और अगर आपने ढंग से प्लान कर लिया तो सक्सेस मिलती ही मिलती है। दूसरी, टीम, अगर आपकी टीम लॉयल है, लकीली मेरी टीम बहुत अच्छी है, और अगर टीम आपके लिए लॉयल होकर, डिपार्टमेंट के लिए लॉयल होकर काम कर रही है, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो मुझे लगता है कि हमने कई तरीके से हम प्लानिंग करते हैं। एक चीज़ जो हमारे जॉब में है, हमें निराश नहीं होना होता। अगर हम कोई बड़ा ऑपरेशन कर रहे होते हैं, 3-3 दिन, 4-4 दिन तक हमें कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन हम पीछा नहीं छोड़ते। जब हम नीमच वाली और उससे रिलेटेड जब चित्तौड़ में हमने कार्रवाई की थी, नारकोटिक्स ब्यूरो की, जो बड़ा रैकेट पकड़ा था, उसमें हमने कम से कम 5-6 चक्कर लगाए थे, और बिना रिज़ल्ट के वापस लौट आते थे। हम जाते थे और हम असफल नहीं होते थे, लेकिन हम टैक्टिकल रिट्रीट करते थे कि आज संभव नहीं है, वापस चलें। पूरी टीम, कहीं हमारे यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एसीबी में, चीज़ें सीक्रेट रहनी चाहिए। तो हम बार बार जाते हैं, पूरी टीम को पता है, मगर फिर भी सीक्रेट रहती हैं चीज़ें। तो एक टीम के अंदर जो भावना है, जो लॉयल्टी है डिपार्टमेंट को लेके, ऑर्गेनाइजेशन को लेके, उससे हमें कामयाबी मिलती है। और इसमें मैं ये नहीं कहूँगा हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन हम बड़े पैशनेटली काम करते हैं, हम बड़ी प्लानिंग से काम करते हैं, और हम पीछा करते हैं, जब तक कामयाबी नहीं मिले हम लगे रहते हैं। भ्रष्टाचार वाले मामले में क्या लगता है कि अभी कानून में कितना बदलाव होना चाहिए? क्योंकि कार्रवाई तो करते हैं और देख ही रहे हैं हम। देखिए, मुझे लगता है कानून को पहले से सज़ाओं में बढ़ोतरी हुई है, कानून सख्त भी हुआ है। थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगा कि जो परिवाद पब्लिक की सीधी हम अब दर्ज नहीं करते, उसमें डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है 17A में, तो इसकी वजह से थोड़ा डिले होता है। लेकिन मैं स्टिल कहूँगा कि अगर जेन्युइन करप्शन का मामला है और कोई विसल ब्लोअर या कोई भी पब्लिक का आदमी, या आप कहें तो पीड़ित हमारे पास आता है, उस इशू को हमारे से बताता है, तो हम उसको गोपनीय रखते हुए भी हम कार्रवाइयाँ कर लेते हैं। और मैं सफिशिएंट मानता हूँ कानून को, क्योंकि अभी जो कानून है उसका मिसयूज़ नहीं हो सकता, और एसीबी में इसका मिसयूज़ होता भी नहीं। तो इस कानून को तो इतना रहने दें, कानून पर्याप्त है, बहुत अच्छा है। ज़रूरत तो हमारे लेवल पे है, एक तो हम डेडिकेशन से काम करें सारे एसीबी वाले, और दूसरी कि पब्लिक एसीबी पे भरोसा करे और सामने आए। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, जो एक कहावत कहते हैं कि भगत सिंह तो पैदा होना चाहिए लेकिन पड़ोस के घर में होना चाहिए, मेरे यहाँ नहीं। इसकी वजह से बहुत सारे हमारे पास कंप्लेनेंट्स आते हैं, आकर वो कहते हैं कि साहब बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। जब मुझसे कहते हैं कि यार हमारी हेल्प करो, तो कहता शायद सर मुझसे रंजिश हो जाएगी, मेरा नाम आउट हो जाएगा, मैं पिक्चर में आ जाऊँगा। हम कई बार कहते हैं तुम गोपनीय शिकायत करके हमें बता दो, तो भी कई बार वो कहते हैं साहब आप खुद कर लो, हम नहीं आना चाहते पिक्चर में। दूसरी चीज़ है, आपसे पैसे ले रहा है, आप पैसे दे देते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि वो बहुत भ्रष्ट है। अगर भ्रष्ट है तो आपने अगर रिश्वत दी तो आप बराबर के दोषी हैं, क्योंकि आप भ्रष्टाचार को पनपा रहे हैं। ये बात लोग समझते नहीं। वो खुद को तो सही मानते हैं, खुद को विक्टिम मानते हैं, और ये जो पीड़ित वाली जो एक टेंडेंसी है, मेंटालिटी है, उसको बदलनी पड़ेगी। आप किसी को रिश्वत दे रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो बेचारा, मैं मजबूर, मुझे रिश्वत देनी पड़ी। क्यों देनी पड़ी?
आपने शिकायत क्यों नहीं करी? आप कहते हैं कि मेरी दुश्मनी हो जाती, ज़रूरी नहीं है दुश्मनी हो। और हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम इसी बात के लिए हैं कि आपको प्रोटेक्शन भी दें, आपकी सुरक्षा हो, आपसे कोई बदमाशी नहीं करे और बिना रिश्वत के आपकी जो ये मेहनत की कमाई है कोई आपसे लूट के नहीं ले जाए। आपके पास इतनी मेहनत से, आप देखिए कोरोना पीरियड में मैंने लोगों को नज़दीक से देखा, आप लोगों ने जो जर्नलिस्ट हैं बहुत नज़दीक से देखा, लोगों ने बड़ी तकलीफ़ें उठाई और उस कोरोना पीरियड में हमारी कार्रवाइयाँ रादर बढ़ गईं। यानी रिश्वत लेने वालों ने कोरोना के टाइम में भी किसी को बख्शा नहीं। तो मैं कह रहा हूँ आपकी इतनी मेहनत की कमाई कोई लूट के ले जाता है, क्यों आप दे रहे हैं उसको? उसको सैलरी मिल रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो जनप्रतिनिधि है, इतने उसको गवर्नमेंट से इतनी फैसिलिटीज़, इतनी सुविधाएं, इतने पैसे, इतनी सैलरी मिलती है, हम क्यों देते हैं उसको रिश्वत? दुश्मनी का जो भाव है, जो उन्हें डर है, जी, उसको कैसे? इसको दूर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, हम उनके बीच जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। अच्छा, आप हमारे परिवादियों से बात कीजिएगा, हमने बहुत सारे परिवादियों का काम करवा रहे हैं और उनसे किसी की कोई दुश्मनी नहीं हुई, कोई दुश्मनी हो ही नहीं सकती। आपने जिसको बंद करा दिया ना, वो तो कानून के पचड़े में पड़ा रहेगा, अपनी जमानत कराना और छूटना और कोर्ट कचहरी में लड़ता रहेगा, उसके पास आपसे दुश्मनी का वक्त ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप जो काम कर रहे हैं ना भ्रष्टाचार के, मैं तो इनको कहता हूँ ये जो विसल ब्लोअर्स हैं, ये जो बिगुल बजा रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, उससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है सोसाइटी में। मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली भ्रष्टाचार कुछ कम हो रहा है, कुछ कम होगा, लेकिन ऐसे लोगों को सामने आने की ज़रूरत है। आप अगर ये सोचते रहेंगे ना कि मेरी रंजिश हो जाएगी, ये तो कोई दूसरा कर ले और मैं तो नहीं करूं, तो ये दूसरा कौन होगा? और अगर सब लोग ऐसे ही सोचेंगे, पूरी सोसाइटी, कि दूसरा कर ले, तो वो दूसरा मिलेगा ही नहीं हमें। जी, आपने कभी राजनीति या किसी और हस्तक्षेप को महसूस किया? ये मैं सुरक्षा आपसे कहना चाहूँगा, फॉर्चुनेटली मुझे कोई पॉलिटिशियन फ़ोन नहीं करते, मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया इन 5 सालों में कि आप ये कर दीजिए। ये मैं बिल्कुल कन्विक्शन से कह रहा हूँ कि राजनीतिक के कोई बुरे नहीं होते, हम उन्हें ज़बरदस्ती कहते हैं पॉलिटिकल। भाई आपको पॉलिटिकली इसलिए प्रेशराइज़ करते हैं कि आप गलत कर रहे हो। अगर आप सही कर रहे हो तो पॉलिटिशियंस हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो तो चाहते हैं कि सारा काम सही हो। मेरे को किसी जनप्रतिनिधि ने कभी फ़ोन नहीं किया, कभी प्रभावित करने की कोशिश नहीं की और किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मैंने महसूस नहीं किया। ये भी हो सकता है कि आपकी छवि ऐसी बन गई कि ठाकुर जी से तो कहना ही बेकार है। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ ना कि हमारे जनप्रतिनिधि, हम ऑफिसर्स, हमारे जो कार्मिक हैं सरकारी विभागों में, हम पब्लिक के लोग, हम सब इसी समाज से आते हैं, इसी सोसाइटी के प्रोडक्ट हैं। और भ्रष्टाचार जितना सोसाइटी में है वो हमारे अंदर का है। हम अच्छे हैं बुरे हैं वही सोसाइटी में है। तो कोई जनप्रतिनिधि बुरा कैसे हो जाएगा और बाकी लोग अच्छे कैसे हो जाएंगे, मैं ये मान नहीं सकता। वो इतने ही अच्छे बुरे होंगे जितने अच्छे बुरे हम हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस, जनप्रतिनिधियों को बुरा कहने की तो बेकार की प्रवृत्ति है। वो हमें बिल्कुल प्रेशराइज़ नहीं करते, कतई नहीं करते, और अगर करते होते तो हम इतना काम नहीं कर पाते। अब आपको मैं एग्जाम्पल दूँ, इस कार्रवाई के दौरान हमने कितने सारे पब्लिक सर्वेंट्स को बंद किया है। जिला प्रमुख, प्रधान, जाने कितने सरपंच, डिफरेंट रैंक्स के जनप्रतिनिधि, पार्षद, दुनिया भर के उप प्रधान, सरपंच, मैं तो आपको नगर पालिका चेयरमैन, आपको मैं क्या बताऊं, सारे जनप्रतिनिधि बुक हुए हैं, कार्रवाइयाँ हुई हैं, काफ़ी समय उन्होंने जुडिशियल कस्टडी में, जेलों में निकाला है। तो अपन कैसे कहते हैं कि उनका प्रेशर होता है? आप अब रेगुलर पुलिसिंग विभाग में जाना चाहेंगे या एसीबी में? देखिए, नहीं, ऐसी कोई नहीं है। डिपार्टमेंट जहाँ भी अपने को जो भी जिम्मेदारी देता है वो करेंगे। फ़िलहाल तो यहाँ पर हैं, अगर रेगुलर पुलिसिंग में जाना पड़ा तो वहाँ चले जाएंगे, अगर यहीं रहना पड़ा तो यहीं रह लेंगे। तो ऐसी कोई ये नहीं है, जो भी जिम्मेदारी देते हैं। और एक क्या, हमारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स एक प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, तो इस प्रशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है तो करेंगे। आपने कोटा में 5 साल एसीबी में काम किया। आपके मूल विभाग पुलिस के भी काफ़ी लोग पकड़े गए। अपने मूल विभाग पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी जी, देखिए मैं कहूँ सुरक्षा, हम एक बार एसीबी में आ गए, सच कह रहा हूँ, हम ये पुलिस, शासन सब भूल जाते हैं।
एक जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ने दी कि भ्रष्टाचार को रोकना है। जी। एक पीसी एक्ट, एक कानून बना हुआ है। पीसी एक्ट के कानून के अंदर कोई भी सरकारी कर्मचारी जो किसी प्रकार का अपने लिए अवैध पारितोषण, यानी कोई पैसा या काइंड में या कैश में जैसे भी अगर प्राप्त करता है या करने का प्रयास करता है तो वो दोषी है। अब वो पुलिस वाला हो या दूसरे विभाग का हो। मैं सही कह रहा हूँ, हम लोग बिल्कुल नहीं देखते कि पुलिस वाला है कि दूसरा है। इतने बहुत सारे पुलिस वाले पकड़े जाते हैं, आप खुद ही कह रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम ये पक्षपात करते तो नहीं पकड़े जाते, नहीं करते पक्षपात। ये कुर्सी करने नहीं देती, बिल्कुल इंसाफ करने की कोशिश करते। परिवादी आया, पीड़ा है उसकी, तो हम उसको डेफिनेटली रिलीफ दिलाने का प्रयास करते हैं। क्या कहना चाहेंगे पुलिस विभाग के ऐसे अफसरों को या आने वाले जो जी, देखिए मैं पुलिस विभाग ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सारे कि भाई कहना तो मैं, देखिए आपको लगता है जैसे साउंड करते हैं कि आप उपदेश दे रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहूँगा मैं। कोई सब लोग समझते हैं, मेरी तो सिर्फ यही कहना है कि खूब सैलरी है, 7th पे कमीशन है, बहुत सुविधाएं और सैलरी दे रखी है। अगर हम समाज में सिर्फ इज्जत के लिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन के हित को सर्वोपरि रख के काम करते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस भी सुधर जाता है, सोसाइटी को इससे लाभ भी होता है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सब लोग लग के अपने ऑर्गेनाइजेशन जिसमें भी काम करते हैं, आप उसके हित को सर्वोपरि रख के बेहतर अपना परफॉर्मेंस दें और जनता आपकी बहुत इज्जत करेगी। हम उनके सेवक हैं, हम कोई उनके ऑफिसर्स नहीं हो के, हम तो सेवक हैं। तो अगर जनता को हम सर्विस प्रोवाइडर के रूप में, एक सेवा प्रदाता के रूप में बेहतर सेवाएं दे सकें तो जिस शपथ के साथ हम अपनी नौकरियों में आते हैं वो पूरी हो जाएगी। सर, आपके जीवन का कोई रोचक किस्सा जो आप साझा करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ? बहुत सारे रोचक किस्से होते हैं। अब अलग अलग टाइम पे अलग अलग किस्से होते हैं। बचपन के किस्से अलग होते हैं, कॉलेज के दिनों के अलग होते हैं, नौकरी के अलग होते हैं। तो ऐसे तो कई सारी किस्से हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से हैं। लॉ एंड ऑर्डर के किस्से हैं जहाँ पे आप लॉ एंड ऑर्डर में बुरी तरह से खतरे में फंसे। कई सारे बदमाशों को पकड़ने की प्रयास हैं। तो वैसे देखें तो अगर रोचक से आप अगर बताएं, अगर मैं जॉब से रिलेटेड करूं तो कुछ एक भिवाड़ी में हमने गैंग्स पकड़ी, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। जब हरियाणा में हमने कैंप किया और मुखबिरी के बल पे हरियाणा के बड़े बड़े बदमाशों को हम वहाँ से पकड़ सके। लॉ एंड ऑर्डर में हमने जो श्री राम की फैक्ट्री थी भिवाड़ी में, उसमें जब आगजनी हुई, लेबर अनरेस्ट हुआ, तो हमने बहुत कम पुलिस बल के बल पे उनको काबू किया। वो एक बड़ा आनंद का क्षण था कि हम संख्या में बहुत कम थे, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा उनसे निपटने के लिए मेहनत करनी पड़ी। तो इस तरह के कई मोमेंट्स हैं, बहुत सारे मोमेंट्स हैं तो अपनी नौकरी में। तो जी, भ्रष्टाचार से आम आदमी दुखी है। जी जी आप क्या टिप देना चाहेंगे उन्हें ताकि वो इस चीज़ों से निपट सके आसानी से? जी, देखिए भ्रष्टाचार से ये बड़ा अच्छी बात आपने कही, क्योंकि इसको लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक बात तो क्लियर समझ लें कि धीरे धीरे आपने खुद देखा कि सरकार ज़्यादातर चीज़ों को ऑनलाइन कर रही है, पेमेंट्स ऑनलाइन आने लगी, सरकार भ्रष्टाचार कम करना चाहती है। तो अब जब सरकार की मंशा भ्रष्टाचार कम करने की है तो हम उसमें भागीदार बन सकते हैं। आपसे कोई भी आदमी रिश्वत की डिमांड करता है तो आप मान के चलिए कि अगर आप रिश्वत नहीं देंगे तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आप थोड़ा सा हिम्मत रखेंगे तो आप या तो उसे शुरू में ही डरा सकते हैं कि भाई देखो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता और तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा। अगर इस पर अगर आपका काम नहीं होता तो डेफिनेटली आप इसकी शिकायत उसी विभाग के उच्च अधिकारियों से करें। सभी विभागों के उच्च अधिकारी बड़े संवेदनशील होकर इस तरह की समस्या से मेरे ख्याल से आजकल निपटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं, ये डिपार्टमेंट में से कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो आप हमारे पास आइए। मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि आप अगर हमारे पास आने में सक्षम नहीं है तो 1064 पे फ़ोन कीजिए। ये एक हेल्पलाइन नंबर हमारा है, निःशुल्क हेल्पलाइन, इस पर फ़ोन कीजिए। हमारी जो हेल्पलाइन की
मोबाइल नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अगर लगता है कि आप आकर शिकायत दे सकते हैं तो हमें शिकायत आकर दें, नहीं तो मेरे मोबाइल नंबर पे आप मुझे 24 घंटे फ़ोन कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली खुद या मेरी टीम के सदस्य आप तक पहुंचकर आपको हम परेशान नहीं करेंगे। अगर आप कहते हैं मैं आ नहीं सकता तो हम आप तक पहुंचेंगे और आपकी समस्या का निवारण करेंगे। सर, आपने एक हॉबी में अपनी हॉबी बताई थी कि मुझे गाना पसंद है, भले ही कैसे नहीं गाऊंगा, रहने दो, इसको छोड़ दो, इच्छा नहीं हो रही। और कुछ बताना चाहते हो आप अपनी लाइफ? देखिए अगर आप किसी भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप एसीबी में हैं या किसी और विभाग में हैं। अगर आप बेहतर करना चाहते हैं और आप जनता के लिए बेहतर करना चाहते हैं तो आप टीम वर्क से काम करें। अब ये टीम वर्क मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आपकी टीम में सारे लोग एक जैसे नहीं होंगे, कुछ बहुत बेहतर परफॉर्मर होंगे, कुछ अंडर परफॉर्मर्स होंगे। अगर उन अंडर परफॉर्मर्स को आप मोटिवेट करके उनसे बेहतर काम ले सके तो आपकी टीम का ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। एक तो एक चीज़ है कि अंडर परफॉर्मर्स को कैसे मोटिवेट करें। तो सबसे पहले तो अंडर परफॉर्मर्स को आइडेंटिफाई कर लें कि ये मेरे अंडर परफॉर्मर है। अब आपको बताऊं, हर आदमी में एक न एक होशियारी, एक न एक आर्ट, एक न एक मतलब कहें कि चीज़ होती है जो दूसरों में नहीं होती, जिसको कहते हैं विशिष्टता। एक विशिष्टता होती है, उसको पहचान लें। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर मेरा कोई अधिकारी कंप्यूटर का जानकार नहीं है तो वो फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकता है, वो सूचनाएं बड़ा अच्छा ला सकता है। एक आपको लगता है कि बड़ा गपोड़ है, हमेशा गप लड़ाता रहता है, ये गपोड़ आदमी बड़े काम के होते हैं। इसको अगर आप फील्ड में भेज देंगे तो लोगों के साथ बैठ के चाय की दुकानों से ही सूचनाएं लेकर आ जाएगा, आपको एक से एक चीज़ें बता देगा। बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूँ हर आदमी में एक विशिष्टता होती है। हम उसको आइडेंटिफाई करके अगर उसको कहते हैं कि देख तेरी ये विशिष्टता है और अगर तुम इस पर काम करोगे तो तुम बेहतर रिजल्ट दोगे, फिर आप देखेंगे कि एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं और ये 11 मिलके ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। तो टीम वर्क का जवाब नहीं है। दूसरा और लास्ट मैं कहूँगा हार्ड वर्क। कोई सफलता की छोटी सीढ़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हार्ड वर्क का कोई जवाब नहीं है। कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और एक निराश मत होइए। ऑप्टिमिज्म, आशावाद। मैं कह रहा हूँ अगर आप कोई टास्क लेते हैं हाथ में तो खुद को और टीम को बता दीजिए सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है। शुरू से ही ये काम तो होगा ही। अगर सबने मान के चला कि ये सक्सेस मिलनी है, अगर आपने मान लिया कि हम तो फेल होते ही नहीं हैं, हम तो फेल हो ही नहीं सकते, तो आप फेल हो ही नहीं सकते। आप असफल तभी होते हैं जब आपके अंदर कोई संशय होता है कि शायद ये शायद को हटा दीजिए। ये शायद अगर हटा देते हैं, ये बात मैं सबके लिए कह रहा हूँ। मैं इन बच्चों के लिए जो कोचिंग सिटी है, आपके इसका मौका उठा के मैं बच्चों को कहना चाह रहा हूँ, सारे बच्चों को संशय हटा दो, कामयाबी 100% मिलेगी। तुम्हें लगता है शायद मैं IIT में जा पाऊँगा, शायद मैं NIT में जा पाऊँगा, शायद मुझे मेडिकल की सीट मिलेगी, तो शायद ही मिलेगी। और अगर मुझे मिलेगी ही मिलेगी, मुझे पता है कैसे करनी है। हार्ड वर्क, मैंने कहा जवाब नहीं, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। और दिल में ये विश्वास है, ऑप्टिमिज्म है कि मुझे कामयाबी मिलेगी तो कामयाबी मिलेगी। कामयाबी मिलती ही मिलती है। मैं कह रहा हूँ कामयाबी मिलती ही है, हर किसी को मिलती है जो उस कामयाबी को मान के चलता है कि मुझे कामयाबी मिलेगी। आपके दिल में अगर विश्वास है कि मुझे कामयाबी मिलेगी तो आपको कामयाबी मिलेगी। सर, एसीबी में दबंग पुलिस अधिकारी के रूप में आपकी पहचान है। हम जानना चाहेंगे कि बचपन से और कॉलेज लाइफ तक जो आपका जीवन गुजरा वो कैसा था, मतलब चंद्रशील जी क्या थे? नहीं, देखिए ये इमेज और वगैरह तो ये आप लोग कहते हैं और आप बताते हैं जैसा वैसी इमेज बनती है। जो मैं बचपन से था बिल्कुल सिंपल शाय किस्म का लड़का था। हॉस्टलों में रहा, हॉस्टलों में रह के पढ़ाई करी, घर से जनरली दूर रहा, मोस्टली घर पे बहुत कम रहा हूँ, हॉस्टलों में ही रहा। और जैसे हॉस्टलों में होते हैं हम वैसे ही फन लविंग थे, वैसे ही हॉस्टलों में मेस में खाना देख के रोना। और मैं जब कॉलेज में आए तो रोज़ ही बाहर जाके खाने की एक प्रवृत्ति तो एक जो होता है, और वो जो छोटी मोटी कॉलेज की बदमाशियाँ होती हैं वो जो सारे बच्चे करते हैं नई उम्र में, जो एक होता है कि अपने अंदर एक उस समय कोई जिम्मेदारी का भाव तो होता नहीं है, तो जो सारे उस उम्र के बच्चे करते हैं वही करना, भाग भाग के मूवीज़ देखना, क्लासेस बंक करना। मतलब अब अगर देखें तो शायद हम कॉलेज में बहुत कम क्लासेस अटेंड करते थे
कई बार फील होता है कि थोड़ा और पढ़ लिए होते। तो क्लासेस बंक करना, बंक करके मूवी देखना। एक आपको इंटरेस्टिंग बताऊं कि हम पकड़े जाते थे, एक उस ज़माने में प्रिया सिनेमा हुआ करता था जो बाद में पीवीआर बन गया, जब हम दिल्ली में पढ़ते थे। और मॉर्निंग में वहाँ बहुत अच्छी मूवीज़ लगती थी, हॉलीवुड की मशहूर मूवीज़, और उसमें पहला टिकट होता था 7 रुपये का, उसमें आगे बैठना पड़ता था, और दूसरा टिकट होता था 60 रुपये का पीछे का। तो हमारे पास पैसे तो होते नहीं थे, तो उस 7 रुपये के लिए हम सुबह से लाइन में खड़े रहते थे। और जब कई बार काउंटर बंद हो जाता था, टिकट बिक जाते थे, तो बड़े डिसअपॉइंटेड होते थे। और हमारी बस पास फ्री होती थी दिल्ली में, 12.5 रुपये मंथली डीटीसी की बस पास होती थी। तो फ्री में गए, क्लास से कोई मतलब है नहीं, ऐसे क्लासेस बंद करके पिक्चर देख के, जनरली अगर वो 7 रुपये की टिकट मिल जाती थी तो जो दिल में भाव आता था, मुझे लगता है ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करने पे वैसा भाव आता होगा। वो हम टिकट लहराते हुए इस तरह से खुश होते थे, वो खुशी देखने लायक होती थी। लग रहा है कि मूवी का बहुत जी ज़्यादा जी। क्रेज़ था। तो हाँ, तो ये बचपन, कॉलेज सब अलग होता है। फिर आप जब शादी के पहले अलग होते हैं, शादी के बाद वो जिम्मेदारियाँ, तो वक्त बदलते बदलते मतलब मुझे लगता है कि धीरे धीरे जिम्मेदारियाँ बढ़ने से आप इंसान भी काफ़ी बदल जाता है। फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फैमिली, मेरे फादर डॉक्टर हैं, और मैं गांव में तो बहुत कम रहा हूँ अपने, तो अब फादर वहीं गांव में ही रहते हैं, मेरी मम्मी भी वहीं रहती हैं, झारखंड में ही रहते हैं। और राजस्थान से वैसे कोई कनेक्शन नहीं था, दिल्ली में पढ़ते थे, दोस्तों के साथ राजस्थान घूमने आते थे, पसंद आता था, और संजोग की बात देखिए कि यहीं पे जॉब मिल गई। बाद में मैं यूपी में भी सिलेक्ट हुआ, लेकिन मैं यूपी में नहीं जाकर मैंने यहीं पे जॉब करना बेहतर समझा। तो राजस्थान से कनेक्ट हो गए? जी काफ़ी, अब इतने साल रह के, 20 साल से राजस्थान में रह के, काफ़ी 20 नहीं 22 साल काफ़ी कनेक्टेड हैं। बहुत सारे दोस्त और एक परिवार सा हो गया है सब कुछ। हालांकि अभी भी गाँव साल में 2 बार 3 बार आना जाना, और रेगुलरली आना जाना रहता है। लेकिन हाँ, अब राजस्थान से बहुत क्लोज़ कनेक्ट बन गया है।